जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल जीके का एक और मॉक टेस्ट। दोस्तों इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहां जाके अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कहता है? मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों मोना लोआ ये क्या है? तो दोस्तों मोना लोआ एक ज्वालामुखी है, और ये जो ज्वालामुखी है वो कैसा है? दोस्तों मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा है? वो आपका मोना लोआ है। दोस्तों मोना लोआ कहाँ पर स्थित है? तो मोना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है और मोना लोआ वहीं पर स्थित है। आपको एक मैप दिखाता हूँ। दोस्तों ये है एक मैप, और ये हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में ये जो बिंदु है आपका, ये वाला ये दिख रहा होगा आपको बीच में, ये वाला भाग, ये है आपका मोना लोआ। तो मोना लोआ जो है वो हवाई द्वीप में स्थित है। मोना लोआ के ऊपर आप जाएंगे यहाँ पे तो माउंट क्लायू भी है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है, याद रखना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो वो कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर। और ये जो बैरन ज्वालामुखी है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। तो याद रखना भारत का सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप पर है। दोस्तों भारत का एक ज्वालामुखी और है, और उसका नाम क्या है? जो सुप्त है, भारत का सुप्त ज्वालामुखी, उसका नाम है नारकोंदम। ये भारत का सुप्त ज्वालामुखी है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो गैस निकलती है वो निकलती है आपकी जलवाष्प निकलती है। सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस जलवाष्प होती है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों ज्वालामुखी के क्रिया से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब लावा जो होता है ठंडा हो जाता है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा है जिसका नाम है सिबलूच ज्वालामुखी। और ये जो सिबलूच ज्वालामुखी है कहाँ पे फटा है? तो ये रूस में फटा है। नवंबर 2022 में सिबलूच ज्वालामुखी हाल ही में फटा है, ये रूस में फटा है, आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताना है कि ओजस डेल सालाडो एक ज्वालामुखी है, ये कौन से दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? क्लियर हुआ? ओजस डेल सालाडो, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत में जो जंगली गधे मिलते हैं इनका नेचुरल हैबिटेट हमें बताना है। तो आपको बता दूं, जो कच्छ का रण है, दोस्तों कच्छ का रण नेशनल पार्क है और ये भारत में जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कच्छ का रण जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया गिर नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1965 में, और भारत में एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास माना जाता है गिर नेशनल पार्क। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखना। दोस्तों गिर नेशनल पार्क गुजरात के जूनागढ़ और अमरेली जिले में स्थित है, ये भी आप याद रखें। यहाँ पे लिखा गया है सुंदरबन। दोस्तों सुंदरबन का नाम सुंदरबन पड़ा सुंदरी के वृक्ष के कारण, और सुंदरी की जो वनस्पति है, सुंदरी के जो वृक्ष हैं वो कैसे होते हैं? वो मैंग्रोव होते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का मतलब है कि सुंदरी के वृक्ष खारे पानी में उगते हैं, ये भी आप याद रखें। भारत में सबसे बड़े या दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में। ठीक है दोस्तों ये जो मैंग्रोव वनस्पति होती है ये इनकी जड़ों में न्यूमेटाफोर पाए जाते हैं। न्यूमेटाफोर का मतलब है कि इनकी जड़ों में रंध्र होते हैं, और वो रंध्र जल से ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। तो आप याद रखना, मैंग्रोव वनस्पति की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? न्यूमेटाफोर पाए जाते हैं, न्यूमेटाफोर। ठीक है दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो सुंदरबन है, सुंदरबन के ये जो सुंदरी के वृक्ष है इनका एक फायदा और भी है। जो महासागर या सागर की जो लहरें बहुत तीव्र गति से आती हैं उनके वेग को कम कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो भारत सरकार भी अपने तटीय इलाकों में जो सुंदरी के वृक्ष हैं, जो मैंग्रोव वनस्पति है, उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पूर्वी घाट लिखा गया है। पूर्वी घाट के बारे में बात करूँ तो पूर्वी घाट जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये उड़ीसा में महानदी से लेकर नीचे तमिलनाडु के बैगई तक फैला है। ये जो भाग है आपका, ये पूर्वी घाट है आपका। तो ये यहाँ उड़ीसा है आपका, और यहाँ आपका तमिलनाडु। तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु जो है वो पूर्वी घाट पे आते हैं। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अरमाकोंडा।
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अरमाकोंडा, और अरमाकोंडा को जिंदागढ़ पीक भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है 600 मीटर। ये आप याद रखना, जो पूर्वी घाट है हमारा, इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है? वो 600 मीटर है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर क्या कहा गया है प्रश्न में? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी है आपकी 876 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 876 किलोमीटर। दोस्तों ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसका नाम एक और भी है और इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट का ही नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ये भी आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पिग्मेलियन पॉइंट किसका नाम है? तो इंदिरा पॉइंट का नाम है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। दोस्तों इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम आप याद रखिएगा पिग्मेलियन पॉइंट। और ये कहाँ पर है? ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो आता है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों ये आप एक रफली भारत का मैप मान लें। ये आप भारत का मैप है, तो यहाँ जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, इसका नाम है किबुथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबुथु, या अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु का माने तो वो है आपका गोरमोती या गोरमोता, ये भी आप याद रखिएगा, ये गुजरात में है गोरमोती। उसके बाद में भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, यहाँ पर आपका केप कोमोरिन, इसे कन्याकुमारी में स्थित है, ये केप कोमोरिन, ये भी आप याद रखना। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है आपका, और वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, तो ये सारे बिंदु आप याद रखें। अच्छा, भारत का एरिया दुनिया के एरिया का कितना है? तो भारत का एरिया वैश्विक भूभाग का 2.4% है, ये भी आप याद रखिएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा कौन सा है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो उत्तर पश्चिम भाग है, इसमें कौन सा दर्रा आता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, बोमडिला दर्रा। ऑप्शन ए, बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। दोस्तों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश ये जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य है एरिया में, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश कब बना था? तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई एक राज्य के रूप में। तो आप याद रखना, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? 20 फरवरी 1987 को, और ये भारत का 24वां राज्य बना था, ये भी आप याद रखना। 24वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और ईटानगर में अभी एक जगह है होलोंगी, होलोंगी में एक हवाई अड्डा बना जिसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा ये भारत में कहाँ पे बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बना है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल की राजभाषा है अंग्रेजी। अरुणाचल और नागालैंड भारत में ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो अरुणाचल प्रदेश में 2-3 टाइगर रिजर्व जो आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, जैसे पक्के टाइगर रिजर्व भारत में कहाँ पर है? दोस्तों पक्के टाइगर रिजर्व है आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में कमलांग टाइगर रिजर्व, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कमलांग टाइगर रिजर्व। उसके बाद में नामदफा बहुत आता है एग्जाम में, नामदफा टाइगर रिजर्व। तो नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा टाइगर रिजर्व। और एक आपको याद रखना है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर हुआ? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वो आपका गोरी चेन। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोरी चेन, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के कुछ डांस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं, जैसे आपसे पूछता है तापू डांस पूछ लेता है। अजीलामू नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाए बारदो छम कहाँ का डांस है? दोस्तों बारदो छम अरुणाचल प्रदेश का ही डांस है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में एक नृत्य और किया था, लोयन पीकॉक डांस। लोयन पीकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। और अरुणाचल का हाईकोर्ट लगता है गुवाहाटी में। दोस्तों गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है, ये आप याद रखना, भारत का सबसे बड़ा जो न्याय क्षेत्र है वो कौन से हाईकोर्ट का है? गुवाहाटी हाईकोर्ट का न्याय क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है। अरुणाचल का हाईकोर्ट गुवाहाटी में लगता है। उसके बाद में असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी में, मिजोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी में, और मणिपुर नहीं सॉरी
एक राज्य और है, असम है और अरुणाचल है, उसके बाद में मिजोरम है, एक राज्य और है। ये मतलब 4 राज्यों का, सॉरी नागालैंड का हाईकोर्ट गुवाहाटी में लगता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, और इसे भारत में द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। मतलब भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो कहाँ पे निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। द लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा गया? अरुणाचल प्रदेश को। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 5, क्या कहा गया है? ब्राह्मणी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक है ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महानदी की सहायक है ब्राह्मणी नदी। दोस्तों ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड के दुमका जिले से होता है, दुधवा पर्वत से। झारखंड में एक जगह है दुमका में दुधवा पर्वत से उद्गम होता है ब्राह्मणी नदी का। और ब्राह्मणी नदी झारखंड और उड़ीसा की सीमा भी बनाती है, ये भी आप याद रखिएगा। महानदी की बात करें दोस्तों, महानदी निकलती है आपकी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से निकलती है। सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। और उड़ीसा में महानदी पर एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। भारत का सबसे लंबा बांध, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुंड कहाँ पर है? तो वो है आपका महानदी पर, उड़ीसा में। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी माही नदी। क्लियर हुआ? और यहाँ पर लिखा गया नर्मदा नदी। दोस्तों अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में निकलती है अमरकंटक से। और नर्मदा नदी जबलपुर में एक झरने का निर्माण करती है जिसका नाम है धुआंधार। मार्बल फॉल है, या आप याद रखना, धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार झरना कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? चंबल नदी लिखा गया है। चंबल नदी ये बीहड़ वाली नदी है और ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखना। और चंबल नदी विंध्याचल पर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी जानापाव की पहाड़ी से। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और जानापाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, याद रखना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। मुद्रा प्रसार को शेष तरीके से वर्णित किया जा सकता है। दोस्तों मुद्रा प्रसार का मतलब क्या होता है? तो मुद्रा प्रसारित हो रही है और इसका मतलब है कि कीमत बढ़ रही है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ऊंची कीमत। ऊंची कीमत जो होता है वो मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित करता है। दोस्तों हम बात करें मुद्रा की, तो भारत में जो मुद्रा का संचालन करता है वो कौन करता है? दोस्तों भारत में मुद्रा का संचालन करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि बना था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा किसकी सिफारिश पे बना? कौन सा आयोग आया था? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। हिल्टन यंग आयोग, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत के साथ साथ ये पाकिस्तान और बर्मा, जो म्यांमार जिसको बोलते हैं, उसका भी केंद्रीय बैंक रह चुका है, याद रखिएगा। दोस्तों हम एक चीज़ और बात करें मुद्रा के बारे में, तो एक संस्था और है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा, 44 में स्थापना हो गई, 45 से इसने अपना काम संचालित किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, आई रिपीट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये डीसी की फुल फॉर्म होती है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देश हैं 190। कितने? 190 देश हैं, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये बहुत फेमस रिपोर्ट है और बहुत आती है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ये आप याद रखना, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुद्रा प्रसार का मतलब है ऊंची कीमतें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन लागू होने वाली पद्धति निम्न को क्या कहा जाता है? तो भारत में मुद्रा को जारी करने और उसको लागू करने की पद्धति क्या कहलाती है? दोस्तों इसको बोला जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात।
ऑप्शन बी, न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है इस पद्धति को। दोस्तों भारत में जो मौद्रिक नीति बनती है, मौद्रिक नीति जो बनती है वो कितने माह के लिए बनती है ये आपको बताना है। दोस्तों भारत में आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है और आरबीआई की मौद्रिक नीति 2 माह के लिए आती है। हर 2 माह पे आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन करेगा या नहीं करे, लेकिन 2 माह के बाद मौद्रिक नीति आती है। और तो एक साल में कितनी हो गई, 12/2। तो आप याद रखना एक साल में मौद्रिक नीति बनती है 6। मौद्रिक नीति में रेपो दर कितनी रखनी है, रिवर्स रेपो दर कितनी होनी है, बैंक रेट कितनी होनी है, उन सब बातों पर चर्चा होती है। और रेपो दर में परिवर्तन करने को अगर लगेगा तो आरबीआई इसमें बदलाव करता है ताकि मुद्रास्फीति पर वो काबू पा सके। तो आप याद रखिएगा, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन लागू होने वाली पद्धति को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात। दोस्तों भारत में कितनी जगह पर मुद्रा छपती है, नोट कितनी जगह छपता है, ये आपको मुझे कमेंट बताना है। जैसे देवास है, देवास में भी नोट छपते हैं आपके, मध्य प्रदेश में है ये जगह। सलबोनी में भी नोट छपते हैं आपके, ये सलबोनी जगह ये वेस्ट बंगाल में है, सलबोनी। और इसके साथ साथ मैसूर में भी नोट प्रिंटिंग प्रेस है। तो ये आप याद रखिएगा, मैसूर है, सलबोनी है और देवास है, यहाँ पे नोट छपते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। दोस्तों स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो मोटरसाइकिल बनाती है, ठीक, और एक दूसरी कंपनी है जो कार बनाती है। अगर किसी कारणवश लोगों की डिमांड बढ़ी कार के लिए, तो जो मोटरसाइकिल वाली कंपनी थी इसका जो मतलब व्यापार था वो प्रभावित होगा, और हो सकता है कि मोटरसाइकिल वाली जो कंपनी थी वो बंद भी हो जाए। तो ऐसी बेरोजगारी जो बाजार में उपलब्ध नौकरी और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच के जो बेमेल स्थिति है उसको दर्शाती है, वो होती है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। मतलब है कि उद्योग में जो बेरोजगारी व्याप्त है उसको बोलेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 8 का सही जवाब होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो होती है वो आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बनती है। और संरचनात्मक बेरोजगारी देखी जाती है किसमें, उद्योगों में। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। कारण पूछा था हमसे तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों बैंक दर में कमी का मतलब क्या है, देखो एक चीज याद रखना, यदि बैंक दर बढ़ी, पहले तो जाने कि बैंक दर होती क्या है। दोस्तों आरबीआई अपने जो अन्य बैंक हैं जो आरबीआई के थ्रू संचालित हैं, आरबीआई बैंकों को जिस दर पर लोन देता है, और कैसा लोन, दीर्घ अवधि का लोन देता है, दीर्घ समय के लिए आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन देता है उसे बैंक दर कहा जाता है। याद रखना, आरबीआई किसको लोन दे रहा है, आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है। कैसी अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए। अगर यहाँ पे अवधि शॉर्ट होती, अल्प समय होता तो ये बैंक दर नहीं होकर क्या होती, रेपो दर होती। तो बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। अब यदि बैंक दर में कमी हो गई, ये पूछा कि बैंक दर में कमी का मतलब क्या है। दोस्तों बैंक दर में कमी का मतलब है कि आरबीआई ने बैंक दर को कम कर दिया, और जब बैंक दर को कम कर दिया तो आरबीआई से बैंक जो है वो ज़्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि दर सस्ती हो गई, अब ब्याज कम लेगी आरबीआई। जब लोग उसमें क्या होगा, आरबीआई किस बैंकों को फिर पैसा ज़्यादा देगा, तो इससे क्या होगा कि उधार में वृद्धि होगी। ये आप याद रखना। तो इससे क्या हमें अंतर देखने को मिलेगा, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि जो बैंक दर में कमी आएगी तो ऋण की उपलब्धता में ऋण बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऋण बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक जो है आरबीआई से पैसा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बैंक दर सस्ती हो गई है इसलिए ऋण बढ़ जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों कोर्ट जो परिसर है ये किस खेल का है। दोस्तों टेनिस का जो मैदान होता है, अच्छा इसमें पूछा नहीं है, सॉरी दोस्तों नहीं पूछा है। तो यहाँ पे देखें कोर्ट
टेनिस का मैदान कोर्ट कहलाता है, ये सही है। खो खो का मैदान कोर्ट कहलाता है, सही है। कबड्डी का मैदान कोर्ट कहलाता है, ये भी सही है। लेकिन पोलो का मैदान कोर्ट कहलाता है, ये गलत है। पोलो का मैदान नहीं होता, वो फील्ड होता है पोलो का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे टेनिस की, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय लंदन में है। ये आप याद रखना, लंदन में है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों जो टेनिस है, टेनिस में एक शब्दावली याद रखना, लव। लव शब्दावली किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। जब दोनों मतलब खिलाड़ियों का स्कोर शून्य होता है तो उसे लव कहा जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे लिखा गया आपका खो खो। दोस्तों खो खो की टीम में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 12, लेकिन फील्ड में कितने आते हैं? 9 आते हैं। खो खो की टीम में कुल खिलाड़ी 12 होते हैं, लेकिन फील्ड में जो खिलाड़ी मिलेंगे उनकी संख्या 9 होती है, याद रखना। और खो खो को ऐसा माना जाता है कि खो खो की उत्पत्ति भारत में महाराष्ट्र राज्य से हुई है, याद रखना। और खो खो के जो मैदान होता है वो आयताकार होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में लिखा गया यहाँ पे कबड्डी। दोस्तों कबड्डी के मैच की अवधि कितनी होती है? 40 मिनट। कबड्डी के मैच की अवधि कितनी होती है? 40 मिनट। और रेडर को कितना समय दिया जाता है? 30 सेकंड का समय दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पोलो की बात करें तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। 1 2 3 4, देखो 4 शब्द हैं तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। उसके बारे में खो खो। दोस्तों खो खो आप ऐसे लिखिएगा, खो खो इस तरह से। वैसे मैंने आपको बता दिया 12 खिलाड़ी कुल होते हैं, लेकिन 9 मैदान में आते हैं। कबड्डी में आप याद रखना कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपकी 1929 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? अमेरिका में दिए जाते हैं। इनको अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहली बार ऑस्कर किसे मिला था? वर्ष 1983 में भारत की ओर से जिन्हें ऑस्कर मिला था वो थी भानु अथैया। भानु अथैया जो है एक डिजाइनर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। और फिल्म गांधी में गांधी जी की पोशाक डिजाइन करने के लिए इनको क्या मिला था? ऑस्कर मिला था, याद रखिएगा। फिल्म गांधी में गांधी जी की पोशाक को डिजाइन करने के लिए भानु अथैया को ऑस्कर दिया गया। और ये भारत के इतिहास में पहली व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था 1983 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो फिल्म गांधी है, फिल्म गांधी में गांधी का रोल किसने निभाया था? दोस्तों फिल्म गांधी में गांधी की जो भूमिका निभाई, जो गांधी का रोल निभाया था, वो निभाया था बेन किंग्सले ने। बेन किंग्सले व्यक्ति थे, अंग्रेज थे ये। तो बेन किंग्सले के द्वारा गांधी जी का रोल निभाया गया। और फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो। गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे आपके रिचर्ड एटनबरो, ये भी आप याद रखना, रिचर्ड एटनबरो। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, भारत में AR रहमान को भी ऑस्कर अवार्ड मिला, तो आपको बताना है कि AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया था। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 1901। तो आप याद रखना नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। हालांकि अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 में स्थापित हुआ और 1969 में दिया गया था, लेकिन अर्थशास्त्र के नोबेल को छोड़ के जो सारे नोबेल हैं वो 1901 में शुरू हुए थे। यहाँ पे लिखा गया आपका 1951। दोस्तों 1951 में पहली बार एशियाई खेल हुए थे भारत में, और वो भी कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो पहले एशियाई खेल 1951 में हुए नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1914 में एक घटना याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत और चीन की सीमा जो है वो मैकमोहन रेखा पर है। तो ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां, इन्हें शहनाई का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों आप सभी को पता होगा, सही जवाब है इनका ऑप्शन डी, शहनाई का जादूगर बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम था कमरुद्दीन खान। कमरुद्दीन खान बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम है। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था बिहार में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था। क्या दोस्तों आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर को भी भारत रत्न मिला था 2001 में ही। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तबला वादन। तो तबला वादन के लिए आप याद रखना जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा कुरैशी। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा कुरैशी, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा कुरैशी। दोस्तों सितार की बात करें तो सितार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पंडित रविशंकर और उनकी बेटी अनुष्का शंकर, दोनों सितार वादन करते हैं। और रविशंकर की आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ
माई म्यूजिक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर। दोस्तों रविशंकर पहले भारतीय थे जिन्हें वर्ष 1968 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। वर्ष 1968 में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे पंडित रविशंकर। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों सरोद वादन की बात करें तो उस्ताद अमजद अली खान, सरोद वादन के लिए सबसे फेमस नाम है भारत में उस्ताद अमजद अली खान। ये पूछा जाएगा कभी आपसे तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान कहाँ पर है? तो 13 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, कलकत्ता में है। कलकत्ता, दोस्तों कलकत्ता को भारत में द सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं लखनऊ लिखा गया है, नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा गया। मेघालय की राजधानी है और ये पूर्वी खासी पहाड़ियों पर स्थित है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे भुवनेश्वर लिखा गया, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। 2023 का जो हॉकी विश्व कप होगा वो भुवनेश्वर में ही होगा, ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय थल सेना अकादमी कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय थल सेना अकादमी इंडियन मिलिट्री अकादमी है देहरादून में। IMA कहाँ पर है? देहरादून में, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों भारत में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भारत में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आपके लिए कमेंट में बताना है। और भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? खड़कवासला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? तो पुणे में है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और ये खड़कवासला में है। खड़कवासला में है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी बिंदु आप याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस होता है 9 अगस्त को, ऑप्शन बी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हाल ही में भारत का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बना है? जनजातीय संग्रहालय, सॉरी संग्रहालय नहीं, जनजातीय अनुसंधान केंद्र। तो आप याद रखना नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर बना? नई दिल्ली में। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर बना है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र पहली बार नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। दोस्तों भारत में 2-3 जनजाति आप याद रखना। हट्टी जनजाति, हट्टी कहाँ के आदिवासी हैं? हिमाचल प्रदेश की जनजाति हट्टी, इसे ST का दर्जा मिल चुका है अब। दूसरा बेट्टा कुरुबा, कर्नाटक की जनजाति है बेट्टा कुरुबा, ये भी अब ST में शामिल हो चुकी है, ये बेट्टा कुरुबा कर्नाटक। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का पहाड़ी जनजाति भी अब ST समुदाय बन चुकी है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसके अलावा नारी कुर्बन और कुरु बिकिरन, ये जो जनजातियां हैं इनको भी हाल ही में क्या मिला है? ST का दर्जा मिला है। नारी कुर्बन और कुरु बिकिरन, और ये दोनों जनजाति तमिलनाडु की हैं। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दोस्तों वर्ष 1997 में जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ वो हुआ था क्योटो में। जापान का शहर है क्योटो, यहाँ पे हुआ था पर्यावरण सम्मेलन। दोस्तों नैरोबी लिखा गया है, केन्या की राजधानी है। और UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? वो नैरोबी में है। और नैरोबी में एक मुख्यालय और है UN हैबिटेट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका नैरोबी में है। दोनों आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया आपका न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसके साथ साथ UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ये भी आप याद रखा। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे है, हडसन नदी। उसके बाद में लंदन लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये लंदन में है। उसके बाद में आप याद रखना एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी लंदन में है। दोस्तों लंदन में कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय भी है। और लंदन कौन सी नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे लंदन, टेम्स नदी के किनारे लंदन है, ये भी आप याद रखना। लंदन में एक जगह याद रखना 10 डाउनिंग स्ट्रीट, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहता है, जो अभी के लिए कौन है? ऋषि सुनाक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वन का संवर्ग नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान वन संवर्ग में नहीं आता, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। दोस्तों हम बात करें वन जो है वो संवर्ती सूची का विषय है।
समवर्ती सूची का विषय है वन, ये भी आप याद रखना। और भारत में वन अनुसंधान केंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च, ये कहाँ पर है? ये देहरादून में है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपका देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च, ये कहाँ पर है? देहरादून में। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों आपको बता दूं भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवा है, इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत कब हुई? 1966। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का सही सुमेल कीजिए। अच्छा, सुमेलित नहीं है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? दोस्तों बांदीपुर जो है ये आपका कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, ये सही है। पिन वैली सिक्किम, गलत। पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये आपका हिमाचल में है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में और भी हैं, जैसे आपसे पूछे खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? खीर गंगा नेशनल पार्क ये हिमाचल का ही है। और इसके साथ साथ इंदर किला नेशनल पार्क हिमाचल में है, इंदर किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। और इसके साथ साथ में एक और आता है इंदर किला, खीर गंगा, सिम्बलबरा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों सिम्बलबरा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क बना था 1936 में, और इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क था 1936 में, हैली नेशनल पार्क। और आज के समय इसी को ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड में है और यहाँ पे नदी बहती है रामगंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ना, एक चीज़ याद रखना, ये इन सिटू का एग्जाम्पल होते हैं। जो नेशनल पार्क हैं ये इन सिटू का एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? दोस्तों जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? तो 18 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, रबर। रबर जो होती है ये जैव निम्नीकरणीय होती है। दोस्तों रबर उष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। को मजबूती देने के लिए क्या मिलाया जाता है? रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। और रबर में सल्फर मिलाने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सल्फर मिलाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो नेचुरल रबर होती है इसका पॉलीमर क्या होता है? नेचुरल रबर का पॉलीमर होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज द पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर, याद रखिएगा। और भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल का एक शहर है कोट्टायम। कोट्टायम में रबर बोर्ड का मुख्यालय है केरल में। क्लियर हुआ दोस्तों? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा वेद है जिसके पंडित होत्री कहलाता है? दोस्तों इस 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद को होत्री कहा जाता है, याद रखना। दोस्तों ऋग्वेद में कितने सूक्त लिखे गए हैं? 1028 सूक्त लिखे गए हैं। कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, याद रखना। और ऋग्वेद का 10वां मंडल है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, याद रखना। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक और आते हैं ब्राह्मण। ये 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे सामवेद लिखा गया। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। यजुर्वेद जो है इसमें मंत्र और बलि के नियम लिखे गए हैं यजुर्वेद के अंदर। और अथर्ववेद ये जादू टोनों का है, जादू टोनों का है अथर्ववेद। और वेदों का संकलन करते कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास को वेदों का संकलन करता माना जाता है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये आज का। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? दोस्तों वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या है 6। शिक्षा, ज्योतिष, कला, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कला, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग हैं। तो कौन सा वेदांग नहीं है? देखो शिक्षा भी है बिल्कुल, कल्प भी है बिल्कुल, निरुक्त भी है, लेकिन ज्ञान वेदांग नहीं है। इसकी जगह क्या है? व्याकरण है और कला है, उसके साथ में निरुक्त है। निरुक्त हो गया आपका छंद। तो ये आप याद रखिएगा 6 वेदांग हैं, इसमें ज्ञान शामिल नहीं है। दोस्तों तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाली वीडियो की। और मेरे साथ बने रहिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान पॉइंट GK पॉइंट।